आज हम फिजिक्स में सदिश का वियोजन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ग्राफी विधि से सदिशों का योग पढ़ा था, सदिशों का अंतर पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के सदिश पढ़े थे। अब आज है इसमें सदिश का वियोजन। तो सदिश का वियोजन जो है सदिशों के योग की विपरीत प्रक्रिया है। यदि हम किसी सदिश को ऐसे दो सदिशों में वियोजित कर दें, किसी वेक्टर को ऐसे दो सदिशों में वियोजित कर दें कि उन दो सदिशों का संयुक्त प्रभाव वही रहे जो उस अकेले वेक्टर का है, अकेले सदिश का है, तो वो दो वियोजित सदिश उस अकेले सदिश के वियोजित भाग कहलाते हैं या घटक कहलाते हैं। तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि सदिश का वियोजन कैसे करते हैं। तो पहले देखेंगे हम किसी समतल में सदिश का वियोजन। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एक्स वाई तल है। इस एक्स वाई तल में हमने एक सदिश ले रखा है वेक्टर ए। सदिश का इंग्लिश नेम है वेक्टर। तो हमने इस यहाँ पर वेक्टर ए ले रखा है। ये वेक्टर ए जो है इसका शीर्ष ये है आर बिंदु पे और इसका पुच्छ है ओ बिंदु पे, यानी वेक्टर ओ आर वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसके वियोजित भाग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस सदिश ओ ए का जो ये पुच्छ है, टेल है, यहाँ से हमने दो लंबवत अक्ष खींचे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ये दो लंब दिशा में अक्ष खींचे इसके टेल से। और इसका जो हेड है आर बिंदु, इस सदिश का जो हेड है आर, यहाँ से जो है हमने इस वाई अक्ष के समांतर एक रेखा यहाँ पर खींच दी ये, और ऐसे ही इस आर बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा यहाँ खींच दी ये। तो ये भी 90 अंश का कोण होगा, ये भी 90 अंश का कोण होगा, और ये तो खैर रहता ही है 90 अंश का कोण। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो ये आर से जो यहाँ पर नीचे लंब डाला, माना ये लंब इस एक्स अक्ष पे पी बिंदु पे पड़ा, और आर से जो लंब इधर पड़ा ये पड़ा इस वाई अक्ष पे क्यू बिंदु पे। तो यहाँ पर ये ओपी जो है, इस ओपी भाग की जो लंबाई है ये है माना ए एक्स, और जो ये OQ है, OQ भाग की लंबाई है ए वाई। अब माना x अक्ष की दिशा में जो यहाँ पर यूनिट वेक्टर है वो i कैप है, y अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो j कैप है। तो हम यहाँ पर इस अगर वेक्टर OP का मान निकालना चाहें, OP का परिमाण, OP की लंबाई वो तो ax है, OQ का परिमाण मतलब OQ की लंबाई ये ay है, ये ax है, ये क्या है ay। तो O से P की तरफ का जो वेक्टर होगा ये वाला, और ये O से Q की तरफ का जो वेक्टर है ये वाला। तो OP और OQ ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है, लंबवत हैं। तो ये OP वेक्टर OQ वेक्टर ये कहलाते हैं इस वेक्टर A के आयताकार घटक या वेक्टर A के वियोजित भाग। ठीक है, तो वेक्टर ए के वियोजित भाग कौन होंगे, वेक्टर OP और वेक्टर OQ। और हम इसका मान निकाल रहे हैं, तो पहले वेक्टर OP का मान, तो वेक्टर OP का मान हो जाएगा, इस वेक्टर OP को हम कह सकते हैं इस OP का मान है AX, तो OP का मान AX, तो हम दोनों तरफ वेक्टर लगा दें, इसको वेक्टर फॉर्म में हम वेक्टर AX कह सकते हैं। और इसका मान क्या आएगा, वेक्टर AX का मान, ये वेक्टर जो OP या वेक्टर AX जो है ये, अगर हम इसको वेक्टर रूप में रखें, ये x अक्ष के अंदिश है। तो माना x अक्ष की दिशा में यहाँ पर यूनिट वेक्टर कौन है, i कैप, x अक्ष की दिशा में। तो इस वेक्टर ax का मान क्या होगा, तो ax का मान आएगा, किसी वेक्टर का मान बराबर होता है उस वेक्टर, इस वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर इनटू इस वेक्टर का परिमाण। जैसे वेक्टर ax का मान हमने i कैप के रूप में निकालना, यूनिट वेक्टर के रूप में निकालना, तो कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर बराबर हो जाएगा i कैप इंटू इसकी दिशा में इसका परिमाण। तो इसका परिमाण कितना है ax, वेक्टर ax का परिमाण क्या होगा ax, माने वेक्टर ax की लंबाई, ये है वेक्टर ax, इसकी लंबाई क्या है ax, ओनली ax ये वाला। अब ऐसे ही ये वेक्टर OQ है, इस वेक्टर OQ का मान आ गया, वेक्टर ay मान रखा है। तो माना इस ये y अक्ष के अंदिश है, इस y अक्ष की दिशा में माना यूनिट वेक्टर है j कैप, तो j कैप ये आ गया। तो j कैप का मान जो है इस वेक्टर ay का मान इस j कैप के रूप में क्या आएगा, वो आएगा j कैप
इंटू इस दिशा में इस ए वाई का परिमाण। तो वेक्टर ए वाई बराबर क्या होगा, जे ए वाई इंटू इस दिशा में जो यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर ए वाई बराबर आ गया कि ए वाई का परिमाण, वेक्टर ए वाई का परिमाण ए वाई इंटू इस दिशा में यूनिट वेक्टर। तो ये याद रखें, किसी वेक्टर का मान बराबर होता है उस वेक्टर का, इस वेक्टर का परिमाण ये हो गया, और इस वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर ए वाई का मान कैसा आएगा, इस वेक्टर ए वाई का परिमाण यानी ए वाई इंटू इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर जे कैप। जैसे वेक्टर ए वाई वाई दिशा में है, तो वाई दिशा में यूनिट वेक्टर कौन होता है, जे कैप। तो वेक्टर ए वाई का मान आ गया ए वाई इंटू जे कैप। और ए एक्स जो है ये एक्स एक्सिस दिशा में है, तो वेक्टर ए एक्स का मान हम क्या लिखेंगे, इसका परिमाण ए एक्स इंटू इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर यानी जो एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर यानी आई कैप। तो ये वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई के मान आई कैप और जे कैप के रूप में भी आ गए। अब यहाँ पर जो ये वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई हैं, ये जो हैं ये कहलाते हैं वेक्टर ए के वियोजित भाग या आयताकार घटक। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आया है हमारे पास, समकोण त्रिभुज आर पी ओ या ओ पी आर से। इस समकोण त्रिभुज से हम पाइथागोरस की प्रमेय से देखें तो ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है, कर्ण है, ये वाला माना ये थीटा कोण है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे कि ओ आर का वर्ग बराबर आर पी का वर्ग या ओ पी का वर्ग, क्या दीजिए ओ पी का वर्ग धन पी आर का वर्ग। ये ओ आर का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग धन पी आर का वर्ग। ये जो है परिमाण रूप में, इसमें हमने वेक्टर नहीं दिखा रखा। अब अगर हम इसको वेक्टर रूप में लिखें, परिमाण रूप में इसका मान आ जाएगा क्या, ओ आर का वर्ग, ये ओ आर का मान। तो ओ आर का मान परिमाण रूप में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए है दिशा में वेक्टर ए का परिमाण क्या मानेंगे, ए, खाली आंकिक मान ए, वेक्टर ए का आंकिक मान ए स्क्वायर ओ पी, वेक्टर ओ पी का आंकिक मान क्या आ जाएगा ए एक्स, ठीक है। और पी आर का आंकिक मान वही होगा जो ओ क्यू का होगा, ओ क्यू का आंकिक मान क्या होगा, ये वेक्टर ए वाई का आंकिक मान। तो वेक्टर ए वाई का आंकिक मान हो जाएगा ए वाई, ये ओ क्यू बराबर पी आर आएगा, ये ओ क्यू बराबर पी आर यानी ए वाई हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जो है इस वेक्टर ए के परिमाण, वेक्टर ए एक्स के परिमाण और वेक्टर ए वाई के परिमाण के बीच भी संबंध निकाल दिए ये। अब ऐसे ही हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमने पढ़ा है त्रिभुज के लिए जो सदिशों का नियम है, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में सदिशों के नियम से एक योग नियम से, इसी त्रिभुज के लिए सदिशों के योग नियम का उपयोग करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा इस त्रिभुज में, देखिए ये वेक्टर ए एक्स इस दिशा में है, ए वाई इस दिशा में है। तो यहाँ पर त्रिभुज की जगह पर अगर हम चतुर्भुज भी लगा दें तो तब भी इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम इसको लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू में सदिशों के योग नियम से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये ओ पी और ओ क्यू, ये दो आसन भुजाएं होगी समांतर चतुर्भुज की। इन आसन भुजाओं के कटान बिंदु से विकर्ण निकल गया। विकर्ण के सीध में कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर ए। तो हमने पढ़ा है कि विकर्ण की दिशा में ये जो वेक्टर होता है, ये वेक्टर किसके बराबर होता है, ये वेक्टर बराबर होता है इन आसन भुजाओं की दिशा में लगे हुए वेक्टरों के योग से। तो इन दो आसन भुजाओं की दिशा में जो वेक्टर लगे यानी ए एक्स, वेक्टर ए एक्स और इधर कौन लगा वेक्टर ए वाई, इनका योग, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, इन दोनों आसन भुजाओं के कटान बिंदु से निकलने वाले वेक्टर की दिशा में लगा हुआ वेक्टर। तो इन दोनों आसन भुजाओं के कटान बिंदु से कौन सा वेक्टर निकल रहा है, जो विकर्ण निकल रहा है उस विकर्ण की दिशा में कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के लिए वेक्टरों का जो नियम है योग का नियम, उससे हमने ये सूत्र यहाँ पे सिद्ध कर लिया।
तो ये आ गया वेक्टर ए इक्वल टू क्या ए एक्स प्लस ए वाई। और अभी हमने यहाँ पर ये सिद्ध भी किया था पाइथागोरस प्रमेय से कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये परिमाण रूप में है। इसी को हमने जैसे अगर माना मैं इसको समीकरण नंबर 1 इसको समीकरण नंबर 2 कह दूं, तो इस समीकरण नंबर 1 को देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि वेक्टर ए बराबर ए एक्स, तो ए एक्स का मान अभी हमने निकाला था कि वेक्टर ए एक्स इक्वल टू हमने क्या लिखा था, इस वेक्टर का परिमाण इंटू इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप। और ऐसे ही वेक्टर ए वाई बराबर हमने लिखा था इस वेक्टर का परिमाण इंटू इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर एक बराबर जो यहाँ पर ये दे रखा है इसमें ए एक्स और ए वाई के मान रखे, तो यह आ गया ए एक्स इंटू आई कैप इंटू ये प्लस ए वाई इंटू जी कैप। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि किसी वेक्टर का मान उन दोनों के जो वियोजित भाग है, इन वियोजित भाग और आई कैप जे कैप के रूप में हमने निकाल दिया। यानी किसी वेक्टर का मान आई कैप जे कैप के रूप में कैसे निकालते हैं। तो ये आई कैप जे कैप तब है जब हम किसी समतल में वेक्टर को देख रहे हैं। अगर हम इसके स्थान पर त्रिविमीय अक्षें लें, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष लें, तो तब ये सूत्र क्या होगा, उसके लिए भी यहाँ पर तब प्लस ए जेड के कैप आ जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए एक और माना ये जो वेक्टर ए है ये इस ए एक्स वाली एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा इस संपूर्ण त्रिभुज से लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे ए वाई अपॉन आधार कितना है ए एक्स ये। तो पी से आर की लंबाई वही होगी जो इस वेक्टर का परिमाण होगा। तो इस वेक्टर की लंबाई मतलब इस वेक्टर का परिमाण यानी ए वाई, फिर बटे आधार ओ पी, तो इस वेक्टर की लंबाई मतलब इस वेक्टर ए एक्स का परिमाण। ए एक्स मतलब वेक्टर ए एक्स का परिमाण, ए वाई मतलब वेक्टर ए वाई का परिमाण या आंकिक मान। तो यहाँ से हम किसी वेक्टर का जो है इस ए एक्स की दिशा से जो झुकाव है थीटा, इसका मान भी निकाल सकते हैं। अब एक देखिए इसमें इसी त्रिभुज में अगर हम cos थीटा निकालें, cos थीटा बराबर आ जाएगा ए एक्स बट्टे ये आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार ए एक्स बराबर आ गया ए cos थीटा। इसको अगर हम वेक्टर रूप में लिखें तो वेक्टर ए एक्स परिमाण रूप में है तो वेक्टर लगा दीजिए इनके ऊपर, ये वेक्टर रूप में आ जाएगा वेक्टर ए एक्स इक्वल टू वेक्टर ए cos थीटा। तो यानी इस वेक्टर ए एक्स का मान क्या आ गया ए cos थीटा। ठीक है, ए एक्स बराबर हो गया ए cos थीटा। ये ए एक्स मतलब इस वेक्टर का थीटा दिशा में वियोजित भाग। ए एक्स क्या चीज़ है, वेक्टर ए का थीटा दिशा में वियोजित भाग। ऐसे इस यहाँ से इसी त्रिभुज से साइन थीटा निकाल दीजिए। इस वेक्टर ए एक्स को हमने क्या कहा, वेक्टर ए का थीटा दिशा में वियोजित भाग, किसी वेक्टर ए का थीटा दिशा में वियोजित भाग या घटक, उसका सूत्र आ गया। वो घटक क्या है, वेक्टर ए एक्स, और उसका सूत्र क्या आ गया ए cos थीटा। ऐसे ही इसी त्रिभुज से हम साइन थीटा निकाल दें। साइन थीटा बराबर आ गया लंब बट्टे कर्ण, लंब है इसका ए वाई बट्टे कर्ण ए। तो यहाँ पर ए वाई बराबर आ गया ए साइन थीटा। तो यह आ गया वेक्टर ए वाई बराबर, तो इसको हम वेक्टर रूप में रखें, ये परिमाण रूप में, ये वेक्टर रूप में, तो वेक्टर रूप में रखें तो यह आ गया वेक्टर ए वाई बराबर वेक्टर ए और साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर ए वाई है ये इस दिशा में है, यानी थीटा दिशा की लंबवत दिशा में वियोजित भाग। ये कौन सा भाग था, ये था इस वेक्टर ए का इस वाई दिशा में वियोजित भाग ए वाई। तो इस ए वाई को हम कह देंगे, इसको क्या नाम देंगे ए वाई को, कि वेक्टर ए की
थीटा दिशा के वेक्टर ए की थीटा दिशा के लंब दिशा में वियोजित भाग। वियोजित भाग या वियोजित सदिश जो भी नाम दीजिए। और ये सदिश क्या है इस दिशा में, ये है वेक्टर ए वाई। तो ये वेक्टर ए वाई का मान आ गया वेक्टर ए साइन थीटा। तो यहाँ पर ये और ये जो सूत्र हैं ये कई बार आगे कई डेरिवेशन में भी आएंगे कि अगर कहीं पे ये दे रखा है कि किसी वेक्टर का थीटा दिशा में मान निकालिए, तो वेक्टर ए का थीटा दिशा में मान क्या होगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, भले हम उसको ए एक्स लिख रहे हैं तो ए कॉस थीटा। और किसी वेक्टर का थीटा दिशा के लंब दिशा में मान तो होगा ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा को ए एक्स लिख दिया, ए साइन थीटा को ए वाई लिख दिया। अब जो है इसी प्रकार से अगर हम किसी त्रिविमीय सदिश में देखें इसको, त्रिविमीय तल आकाश में देखें इसको। त्रिविमीय आकाश का मतलब है जैसे माने x, यहाँ पर कोई वेक्टर p है और ये माना x अक्ष के साथ बना रहा है एल्फा कोण, और ये y अक्ष है, ये z अक्ष। x अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है i कैप इस दिशा में। इस दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है j कैप, और इस दिशा y अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है j कैप, और z अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है k कैप। माना इस वेक्टर OP का मान है वेक्टर a, तो वेक्टर a का इस x अक्ष की दिशा में जो वियोजित भाग है वो हम निकाल रहे हैं। देखिए हम पहले यहाँ पर पहुंचे कैसे होंगे। पहले हम माने यहाँ पे O, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये S हो गया। माना हम पहले OQ x अक्ष पे OQ डिस्टेंस चले यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी ये कहलाएगा A का x दिशा में वियोजित भाग। ये भाग है माना AX। फिर हम y अक्ष के समांतर चले कितनी दूरी, QS दूरी। तो ये जो QS दूरी है ये कहलाएगा वेक्टर A का y दिशा के में वियोजित भाग AY। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके बाद हम S से Z अक्ष की दिशा में चले, यहाँ SP दूरी, तो ये जो दूरी है ये कहलाएगा AZ भाग। तो यहाँ पर आ गया OQ, ये हो गया AX, OQ AX, और यहाँ से QS AY, फिर SP AZ, और OP वेक्टर, ये OP का मान है A। ये आंकिक रूप में माने, ये परिमाण रूप में। इसी को चाहिए तो वेक्टर दिखा सकते हैं ऐसे। ये अगर हम वेक्टर रूप में लिखें, वेक्टर OQ का मतलब वेक्टर AX, तो वेक्टर AX का मान क्या आएगा, वो आएगा इस दिशा में यूनिट वेक्टर यानी i कैप, और इस दिशा में यूनिट वेक्टर इनटू इसका परिमाण। तो इसका परिमाण कितना है, यानी इसकी लंबाई ये है AX। ऐसे ही इस वेक्टर QS का मान, तो वेक्टर QS का मान, तो वेक्टर QS आ जाएगा इस दिशा में यूनिट वेक्टर, तो ये दिशा है y दिशा। इस दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है j कैप इनटू इस दिशा में परिमाण। तो इस दिशा में परिमाण कितना है, जो ये वेक्टर है इसका परिमाण, तो इसका परिमाण आएगा AY, यानी वेक्टर AY का परिमाण AY। ऐसे ही ये वेक्टर SP है, इस वेक्टर SP का मान आएगा वेक्टर, इसको हम वेक्टर AZ कह रहे हैं, S से लेके P तक का वेक्टर AZ वेक्टर। इस वेक्टर का परिमाण क्या है AZ, यानी यहाँ S से लेके P तक की लंबाई AZ है। तो इसका मान क्या जाएगा, इस दिशा में यूनिट वेक्टर, ये दिशा है Z अक्ष दिशा, Z की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा K कैप इंटू इसका परिमाण, वेक्टर AZ का परिमाण आएगा
कि इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर, तो ए जेड की दिशा ये है, तो ए जेड की दिशा में यूनिट वेक्टर कौन है, के कैप, जेड एक्सिस दिशा इनटू इसका परिमाण, तो इसका परिमाण क्या है, ए जेड। तो किसी वेक्टर का मान कैसे निकालते हैं, वेक्टर बराबर होता है इस वेक्टर का परिमाण इंटू इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए वाई बराबर ए वाई का परिमाण यानी ए वाई इंटू इसका दिशा में यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए एक्स बराबर होगा इसका परिमाण यानी ए एक्स इंटू इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर, और ये वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी का मान ए। तो जिस प्रकार से हमने द्विविमीय तल में सिद्ध किया था कि हमने लिखा था भी कि वेक्टर ए बराबर हमने सिद्ध किया था वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, उसी प्रकार से हम त्रिविमीय तल में भी सिद्ध कर सकते हैं इसको यहाँ पे कि ये और आगे क्या आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसके समांतर ओ एक्स के समांतर यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं हम। इसको अगर हम ये दिखाएं, इसके लिए अलग से ये वाला हमने यहाँ पर, ये है हमारा वेक्टर ए, ये ओ पी, ये हो गया ओ क्यू, ये वाला पोर्शन हमारा आ गया ओ एस, और ये फिर एस पी। तो ओ से लेके क्यू तक का ये पोर्शन ये है आपका ए एक्स वेक्टर, क्यू से लेके एस तक का ये हो गया आपका ए वाई वेक्टर, और एस से लेके पी तक का ये हो गया आपका ए जेड वेक्टर ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में ओ से लेके एस को मिला दें थोड़ी देर के लिए। इस वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ओ क्यू एस में, ओ क्यू एस में, इस त्रिभुज में ओ क्यू एस में त्रिभुज ये ओ से लेके एस तक का जो यहाँ पर त्रिभुजों के लिए सदिश योग का नियम लगाइए। तो वेक्टर ए एक्स, ये वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई बराबर क्या आ जाएगा, ये इस त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं के क्रम में इन दोनों सदिशों का योग किसके बराबर होता है, तीसरी भुजा पर विपरीत क्रम में ले गए सदिश के बराबर होता है। तो ये दो भुजाओं में कौन से सदिश लिए हैं, ए एक्स और ए वाई, तो इन दोनों सदिशों का योग किसके बराबर होगा, तीसरी भुजा में जो सदिश विपरीत क्रम में आया होगा। तो तीसरी भुजा इसकी ये है, इस पे विपरीत क्रम में कौन सा सदिश आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे ओ एस, ये वाला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखा समीकरण नंबर 1। अब इस वाले त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ओ पी एस में, त्रिभुज ओ पी एस में, इस त्रिभुज में पुनः यहाँ पर सदिशों का योग का नियम लगाएंगे। तो इसमें देखिए ओ एस, वेक्टर ओ एस प्लस वेक्टर एस पी बराबर वेक्टर ओ पी। अब यहाँ पर मान रखिए वेक्टर ओ एस का मान यहाँ से रखिए, तो वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई और एस पी का मान एस पी का मान है जेड एस के समांतर वेक्टर, हमने कहा था वेक्टर क्या है, एस पी ये वेक्टर जेड है, एस पी जेड वेक्टर ए जेड वेक्टर है। तो ये आ गया ए जेड बराबर वेक्टर ओ पी आ गया आपका वेक्टर ए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि अगर हम किसी वेक्टर को त्रिविमीय अक्ष में देखें तो उस वेक्टर ए का मान क्या आता है, ये वेक्टर ए बराबर आ गया ए एक्स, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड।
जहाँ की ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, इस वेक्टर के एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के अंदिश वियोजित भाग या घटक हैं। अब इसमें इस ए एक्स का मान निकालिए, यहाँ पर हमने निकाल दिया इसको वेक्टर ए, तो वेक्टर ए बराबर आ गया हमारा वेक्टर ए एक्स, अगर हम त्रिविमीय तल में देखें, प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड। अब ए एक्स ए वाई वेक्टर ए जेड के मान हम यहाँ से नोट कर लेंगे, इनके मान ये यहाँ से यहाँ रखे, तो वेक्टर ए बराबर आ गया वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए एक्स का मान आ गया ए एक्स आई कैप, यहाँ पर आ गया वेक्टर ए वाई का मान ए वाई जे कैप, और वेक्टर ए जेड का मान आ गया ए जेड के कैप। ये अब इसमें इसका परिमाण, तो हमने अभी देखा था पहले जब हम द्विमीय तल की बात कर रहे थे, तो द्विमीय तल में हमने निकाला था वेक्टर ए बराबर आया था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और वहाँ पर हमने निकाला था ए स्क्वायर बराबर निकाला था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये निकाला था वहाँ पे। तो ये क्या गया, ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर द्विमीय तल में। तो किस ए मतलब वेक्टर ए का परिमाण था, ए एक्स मतलब एक्स अक्ष की दिशा में घटक, अब ए वाई मतलब उसी ए का वाई दिशा में घटक। इसी तर्ज पे हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर वेक्टर ए का मान ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, तो इससे जो हम इस वेक्टर ए का परिमाण कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर का परिमाण ए बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट आई कैप का गुणांक, तो आई कैप का गुणांक क्या है पे ए, इस ए एक्स का वर्ग धन जे कैप का गुणांक कौन है यहाँ पे ए वाई, इस ए वाई का वर्ग। तो यानी किसी वेक्टर का परिमाण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आई कैप के गुणांक, आई कैप का गुणांक ए एक्स का वर्ग, ए एक्स वर्ग हो गया, धन जे कैप का गुणांक यानी ए वाई का वर्ग। ये द्विमीय तल में था ये सूत्र। त्रिविमीय तल में क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक वेक्टर क्या है, ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप। तो तब जो है इस वेक्टर ए का परिमाण, तो किसी वेक्टर का परिमाण का सूत्र यहाँ से निकल जाएगा, इस वेक्टर ए का परिमाण जो हम ए मान रहे हैं यानी इसकी लंबाई, अर्थात इस वेक्टर की लंबाई। वेक्टर ए है यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर, तो इसका परिमाण मतलब ओ से लेके पी तक की लंबाई, इसका आंकिक मान। तो वेक्टर ए का परिमाण ए मान लिया, इसका आंकिक मान माना ए है, केवल तब तीर का चिन्ह आएगा, आइए बराबर हो जाएगा। इसी तरह से जब जे कैप आई कैप जे कैप के रूप में था, तब ये है अंडर रूट इस वेक्टर ए का परिमाण ए बराबर इसका वर्ग कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का वर्ग कर दो ए वाई स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब यहाँ पर इसमें अंतर क्या है, यहाँ एक प्लस के वाला टर्म और आ गया, तो इसका जो सूत्र बनेगा परिमाण का वो भी इसी तरह पे बनेगा। यह आएगा आई कैप का गुणांक कौन है यहाँ पे ए एक्स का वर्ग धन जे कैप का गुणांक यानी ए वाई इसका वर्ग धन के कैप का गुणांक यानी ए जेड इसका वर्ग, सबके वर्ग करके जोड़ दो पूरे का अंडर रूट। हम इसको निकाल भी सकते हैं यहाँ से, जैसे ये वाला हम क्या कर दें कि जैसे ये ए एक्स है और ये क्या होगा, ये ए वाई है, तो ये भी क्या होगा ए वाई होगा। तो ये एक संपूर्ण त्रिभुज है, इस संपूर्ण त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका मान इससे भी हम सिद्ध कर सकते हैं, पर ये वाला तरीका जो है ये ज़्यादा आसान तरीका है कि अगर ए का मान आई कैप जे कैप के कैप के रूप में आया है, तो तब हम जो है इसके परिमाण को हम डायरेक्ट कैसे निकालें। तो वेक्टर ए का परिमाण ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, ये आई जे के कैप के गुणांक है, ठीक है। या हम कह सकते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, वेक्टर ए के एक्स वाई जेड और की अक्ष की दिशा में वियोजित भाग है। इसमें जो है अगर हम ये मान के चलें कि वेक्टर ए का एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, अल्फा कोण बन रहा है, तो तब जो है इस वेक्टर ए का एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक आएगा वेक्टर ए का अल्फा दिशा में घटक में वियोजित भाग क्या हो जाएगा, ये हमने निकाला था, ये क्या होता है ए कॉस अल्फा, अल्फा दिशा
थीटा दिशा में वियोजित भाग क्या होता है, ए कॉस थीटा अल्फा। ये वेक्टर ए एक्स अक्ष माना अल्फा कोण बना रही है, ये वाई अक्ष के साथ माना बीटा कोण बना रहा है, और ये वेक्टर ए जेड अक्ष के साथ क्या बना रहा है, माना गामा कोण बना रहा है। यदि वेक्टर ए एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा है, तो इस वेक्टर ए का इस अल्फा दिशा में वियोजित भाग हो जाएगा ए कॉस अल्फा, और इसको हम दर्शाते किससे, अल्फा दिशा में जो वियोजित भाग होगा यानी एक्स अक्ष दिशा में वियोजित भाग, उसको हम एक्स लिखते हैं। इस वेक्टर ए का बीटा दिशा में वियोजित भाग, वियोजित भाग ये हो जाएगा ए बीटा दिशा मतलब वाई अक्ष दिशा आ गई। तो किसी वेक्टर ए का वाई दिशा में वियोजित भाग हमने क्या मान रखा था, यहाँ पे वाई दिशा में वियोजित भाग है ए वाई, तो ये आ गया ए वाई का मान किस रूप में। अब ए वेक्टर ए जो है इस वाई के साथ कितने कोण पर है, बीटा कोण पे, वेक्टर ए का बीटा कोण पर जो ये डायरेक्शन है इस दिशा में वियोजित भाग क्या आएगा, वेक्टर ए कॉस बीटा, जिससे थीटा दिशा में वियोजित भाग क्या था, ए कॉस थीटा, तो बीटा दिशा में वियोजित भाग क्या होगा, ए कॉस बीटा। ऐसे ही वेक्टर ए का गामा दिशा में वियोजित भाग, गामा दिशा मतलब जेड अक्ष दिशा में वियोजित भाग हो जाएगा ए कॉस गामा, और ये है जेड अक्ष दिशा। तो जेड अक्ष दिशा में इस वेक्टर ए का वियोजित भाग हमने पहले से क्या मान रखा है, इसकी दिशा में ये मान रखा हमने, जैसे वेक्टर ए का जेड अक्ष दिशा में वियोजित भाग ए जेड, तो हम इसको ए जेड लिख देंगे। तो ये जो आए एक अल्फा दिशा में, बीटा दिशा में, जेड और गामा दिशा में वियोजित भाग, ये भी क्या दर्शाते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड के ही मानों को दर्शाते हैं। तो इसमें जो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, अर्थात किसी वेक्टर, ये अल्फा बीटा गामा क्या है, किसी वेक्टर ए का एक्स वाई जेड अक्ष के साथ बनाएगी कोण, अल्फा बीटा गामा है। तो इन कोणों की जो कोज्या है, इन कोणों की जो कॉस हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको कहते हैं हम सभी को क्या, इन सभी को कहते हैं हम दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं। यानी किसी वेक्टर का एक्स वाई जेड अक्ष के साथ बनाए गए जो कोण होते हैं, उन कोणों की कोज्या, उन कोणों के कॉस, ये दिक् कोज्याएं कहलाते हैं। दिक् माने दिशाएं, कोज्या माने कॉस, तो दिक् कोज्या को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, DIR, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि उस वेक्टर का एक्स वाई जेड अक्ष के साथ बनाई गई कोणों की कोज्याएं ही दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। और इनका जो योग होता है, इनका योग आता है, अगर हम इनका क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये बराबर आता है 1। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर ए एक्स बराबर ये निकाला, ए वाई बराबर ये निकाला, ए जेड बराबर ये निकाला, इन तीनों की वर्क करके जोड़ दो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान रखिए इसका, ए एक्स का मान रखिए ए कॉस अल्फा, इसका स्क्वायर प्लस इसका मान का ए कॉस बीटा, इसका स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा, ए एक्स ए वाई ए जेड के मान यहाँ से रखे हमने, और इनके स्क्वायर करके ये रख दिया, ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बराबर, यहाँ से प्रत्येक जगह से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ पर ये किस चीज़ का सूत्र है, ये बराबर अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे यदि वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप हो प्लस ए वाई जे कैप हो और ये ए जेड के कैप हो, तो इस वेक्टर ए का परिमाण क्या आया था, वेक्टर ए का परिमाण आया था अंडर रूट ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यानी वेक्टर ए का परिमाण।
तो अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, ये वर्गमूल हट जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर पर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यानी किसी वेक्टर का वर्ग बराबर क्या होता है, उसके घटकों के वर्गों का योग। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की हम ए स्क्वायर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं इसको ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया 1 बराबर आ गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इस प्रकार से ये हमने देखा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या आता है, 1 आता है। अगर हम इस पर ये कर दें, साइन के रूप में रखें इसको, 1 बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर को लिख दें हम बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो ये आ जाएगा हमारा 1 1 1, ये 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये माइनस साइन स्क्वायर आगे जाके प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर ही क्या होगा, ये इसको यहाँ ले आओ तो 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये अलग सब प्लस हो गई, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। 1 से 1 पहले कैंसिल हो गई, यहाँ क्या बचा केवल 2। तो ये जो है ये 2 फॉर्मूला आगे इससे हमने दिख हो जाए, पढ़ी आज हमने इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब सदिशों का गुणा। इसको जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसको अगले वीडियो में। थैंक यू।